टाइम्स मेल। तुर्की नाम तो सुना होगा आपने। किसी ज़माने में सल्जूक सल्तनत भी इसी इलाके पर कायम थी। किसी ज़माने में खिलाफत उस्मानिया का वजूद भी इसी इलाके पर कायम था, जो बाद में दुनिया की बड़े और ताकतवर एम्पायर बन गया। तुर्की के लोगों को तुर्क कहा जाता है। तुर्कों का इतिहास भेड़ और बकरी चराने वाले चरवाहों से शुरू होता है और बादशाहत पर खत्म। इस रुए जमीन पर राज करने वाले ताकतवर लोगों के अगर खानदानी शजरा को खंगाला जाए तो आपको पता चलेगा कि उनके आबाओं अजदाद किसी जमाने में चरवाहा हुआ करते हैं जो मवेशी पालते थे। शायद उस दौर में मवेशी पालना ही सबसे बड़ा कारोबार हुआ करता था। चंगेज खां और मंगोल भी चरवाहे थे जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया, जिनके कहर से बगदाद और ईरान के तारीखी शहर धुआं धुआं हो गए, जिनके खौफ से न जाने कितने ही मुसलमान और ईसाई इलाका छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी गुजरता है जब मुसलमान और ईसाई आपस में तलवार भांजना छोड़ देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मंगोलों का मुकाबला करते हैं। लेकिन चाहे सल्जूक एम्पायर हो या फिर उस्मानी, दोनों ही एम्पायर नस्ल से तुर्क हैं। तुर्क एक ऐसी कौम मानी जाती है जिसकी किस्मत में हारना नहीं लिखा। अगर हार भी जाते हैं तो बहुत कम मुद्दत में अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। आज तुर्क एम्पायर दर्जनों देशों में बिखर चुका है। कई अरबी देश अब अपना अलग वजूद कायम कर चुके हैं जिनको तुर्की के इतिहास से कोई मतलब नहीं है। आज से लगभग 100 साल पहले तुर्की टूटकर बिखर गया था, लेकिन अब यह भी सुनने में आ रहा है कि तुर्की पर 100 साल पहले कुछ पाबंदियों को लगाया गया था, जिसकी वजह से तुर्की अपने पुराने इलाकों को वापस नहीं ले सकता। लेकिन अब वो 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या 100 साल पूरे होने पर तुर्की अपने उन इलाकों को वापस हासिल कर सकता है जो कभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसका कोई भी ठोस जवाब सुनने को नहीं मिलेगा। हालांकि माना जा रहा है कि तुर्की पर 100 साल की पाबंदी 2023 में खत्म होने वाली है, लेकिन तुर्की अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुर्की वाकई 100 साल पूरे होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि 2023 नज़दीक आ रहा है। ऐसे में तुर्की और यूनान के बीच 100 साल पुरानी जंग एक बार फिर शुरू होने की कगार पर पहुंच चुकी है। यूनान को आज के दौर में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीस का पुराना नाम यूनान है। लेकिन तुर्की और ग्रीस के आसमान में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। तलवारों का खनक और तोप की आवाज़ गूंजने वाले इलाकों में अब फाइटर जेट और मिसाइलों की आवाज़ सुनाई देने वाली है। दोनों ही देश तारीखी तौर पर काफ़ी पुराने माने जाते हैं और उस जंग का अंजाम भी बहुत दिलचस्प होता है जिसकी दुश्मनी बरसों पुरानी होती है। उस जंग का नज़ारा ही कुछ और होता है जो बरसों के बाद एक दूसरे से टकराने के लिए बेताब होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल तुर्की और ग्रीस के दरमियान देखने को मिल रहा है। आज के दौर में तुर्की पर हमला करने का मतलब नाटो पर हमला माना जाएगा, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। यानी नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला होता है, नाटो के तमाम देश उसकी सुरक्षा में लग जाएंगे और एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन ग्रीस के साथ मामला थोड़ा हटकर है, क्योंकि ग्रीस भी तुर्की की तरह नाटो का सदस्य है, लेकिन अब नाटो के दोनों ही सदस्य देश एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए खड़े हैं। ऐसे में नाटो के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि नाटो किसको शांत कराएगा और किसको डराएगा ये बात तो सिर्फ नाटो ही बता सकता है। लेकिन तुर्की पूरी तरफ से जंग करने के मूड में नजर आ रहा है। हो सकता है तुर्की 2023 के नज़दीक आने की वजह से तुर्की इस जंग में कूदने जा रहा है। लेकिन इस जंग के सियासी पहलू पर गौर किया जाए तो ग्रीस के साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तुर्की के लिए ग्रीस पर हमला करना बहुत महंगा भी पड़ सकता है। क्या तुर्की करेगा ग्रीस पर हमला? क्या तुर्की सचमुच खिलाफत उस्मानिया के देशों पर करना चाहता है राज? क्या तुर्की फिर से कायम करना चाहता है ऑटोमन एम्पायर?